हेलो, गुड आफ्टरनून प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक अरस्तु के बारे में बात करेंगे और विशेषकर अरस्तु का जो नागरिकता सिद्धांत है उसके बारे में समझाने का प्रयास करेंगे कि अरस्तु ने उस समय यूनान के जो प्रसिद्ध नगर राज्य हुआ करते थे उसमें किस प्रकार के बारे में जो जो व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और जो कार्यपालिका है, सरकार के जो अंग हैं, उस अंगों के कार्य प्रणाली के आधार पर यहाँ राज्य में किस प्रकार का जो व्यक्ति है जिसे नागरिकता की श्रेणी में लिया जाएगा। तो इसके बारे में पहले तो हम देखते हैं कि अरस्तु ने जो नागरिकता सिद्धांत है उस नागरिकता सिद्धांत को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में इसको समझाने का प्रयास किया है। और पॉलिटिक्स में इसने बताया कि कौन व्यक्ति है वो राज्य का नागरिक हो सकता है, उसके बारे में बात की है। और कौन व्यक्ति है वो राज्य की नागरिकता की श्रेणी में नहीं आ सकता है। तो अरस्तु यहाँ कहता है कि स्त्री, बच्चे, दास और विदेशी है ये नागरिकता की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि उसके पीछे वो कारण भी बताता है कि स्त्री इसलिए नागरिकता की श्रेणी में नहीं आ सकती क्योंकि स्त्री के पास में अवकाश नहीं होता है, वो घरेलू कार्यों में व्यस्त रहती हैं। और बच्चों के बारे में वो बताता है कि बच्चों को इसलिए नागरिकता की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो एक अल्पायु के होते हैं, उसकी उम्र कम होती है और मानसिक रूप से वो इतना परिपक्व नहीं होता है कि राज्य के कार्यों में भागीदारिता निभा सके। दास के बारे में कहता है कि दास विवेक शून्य होता है, उनके पास में बुद्धि का अभाव होता है, इसलिए दासों को केवल स्वामी की सेवा करने का ही दायित्व दिया जाना चाहिए, इसलिए उन्हें इसकी श्रेणी में नहीं लिया जा सकता। और विदेशी नागरिकों के बारे में कह सकते हैं कि विदेशी नागरिकों को भी राज्य का नागरिक नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि विदेशियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो अरस्तु है वो इन लोगों को कहता है कि ये नागरिक की श्रेणी में नहीं आता है। उसके बाद अरस्तु कहता है कि जिस पर अभियोग चलाया जा सके ये विदेशी भी हो सकते हैं, इसलिए इन्हें नागरिकता की श्रेणी में नहीं ली जा सकते हैं। जिनके माता पिता दूसरे राज्यों के नागरिक हो उन लोगों को भी राज्य का नागरिकता का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। निष्कासित तथा मताधिकार से वंचित व्यक्ति, यानी कि जो राज्य के द्वारा जो व्यक्ति निष्कासित हैं या जिसे राज्य में मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है, वो व्यक्ति भी राज्य की नागरिकता की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये तो अरस्तु ने यह समझाने का प्रयास किया है कि राज्य में स्त्री है, बच्चे है, दास है, विदेशी है, ये राज्य की नागरिकता की श्रेणी में नहीं आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अरस्तु ने जो नागरिकता का जो सिद्धांत दिया था, पॉलिटिक्स में दिया था, उस सिद्धांत में वो अरस्तु कहते हैं कि राज्य की एक नागरिकता के बारे में वो परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। अरस्तु महोदय बताता है कि नागरिक वही हैं जो न्याय व्यवस्था तथा व्यवस्थापिका के एक सदस्य के रूप में भाग लेता हो या दोनों में से किसी एक या दोनों में भाग लेता हो, क्योंकि ये जो दोनों कार्य हैं ये राज्य के प्रभुसत्ता से संबंधित कार्य है, तो वही व्यक्ति नागरिक होगा। यानी कि दो, एक तो वो कहता है कि व्यवस्थापिका या विधायी, राज्य का जो व्यवस्थापिका का अंग है या जो न्यायपालिका का अंग है, न्याय से संबंधित वाले, तो इन दोनों में जो कार्य करने वाला व्यक्ति ही राज्य की नागरिकता की श्रेणी में आता है। अब आगे अरस्तु कहता है कि नागरिक कौन होगा या नागरिकता के लिए क्या शर्तें होगी या नागरिकता की प्रमुख क्या विशेषताएं होगी, उसके बारे में वो कहता है कि नागरिक प्रशासन एवं सार्वजनिक कार्यों में भाग लेता हो। पहली बात है, नागरिक वो कहता है कि नागरिक वो है जो प्रशासन एवं सार्वजनिक कार्यों में भाग लेता हो। दूसरा वो कहता है कि साधारण सभा का सदस्य हो, यानी कि राज्य की जो जनरल असेंबली है उस जनरल असेंबली का वो मेंबर हो और जो कानून बनाने संबंधी जो कार्य होता है उस कार्यों में भाग लेता हो, वही व्यक्ति राज्य का नागरिकता की श्रेणी में आता है। फिर आगे वो विशेषता बताता है कि विदेशी, दास, श्रमिक, स्त्री और बच्चे ये नागरिकता की श्रेणी में नहीं आ सकेंगे या ये नागरिकता के बारे में अलग रहेंगे। और इसका उन्होंने एक कारण भी बताया है कि जैसे स्त्री के बारे में वो स्त्री नागरिक क्यों नहीं है, विदेशी क्यों नहीं है, दास को नागरिक क्यों नहीं मना है, तो इसके बारे में वो बताता है। वो आगे कहता है कि अवकाश प्राप्त व्यक्ति ही राज्य का नागरिक होगा, यानी कि जिसके पास में अवकाश होगा वही व्यक्ति नागरिक राज्य का नागरिक हो सकता है। यानी कि दास एवं श्रमिक के पास में अवकाश नहीं पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे नागरिकता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। और दास के बारे में वो कहता है कि विवेक शून्य व्यक्ति, जिसके पास में विवेक नहीं है,
मानसिक रूप से जो बलिष्ठ नहीं है, ऐसे व्यक्ति को राज्य का नागरिक नहीं बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से अरस्तु ने नागरिकता के बारे में कुछ विशेषता भी बताई है। अब हम बात करते हैं कि प्लेटो और अरस्तु की जो नागरिकता है, इस दोनों में क्या भेद हैं, या प्लेटो अपने नागरिकता के बारे में क्या बताता है, अरस्तु नागरिकता से के बारे में क्या बताता है, इन दोनों में क्या विचारधारा में भिन्नता है। पहली बात है कि प्लेटो ने रिपब्लिक में दासों एवं नागरिकों में अंतर नहीं किया है। प्लेटो अशिक्षित अराजनीतिक व्यक्तियों के समूह को भी राज्य में निवास के कारण नागरिकता का अधिकार देता है। यहाँ हम बात करते हैं कि अरस्तु का जो गुरु प्लेटो है, तो जिसने नागरिकता के बारे में एक विचार जो रखा है, वो अरस्तु का विचार एक संकीर्ण है, जबकि प्लेटो का जो विचार है अरस्तु से बढ़कर है। वो कहता है कि अपने जो बुक्स में वो कहता है कि रिपब्लिक में कहता है कि दास और नागरिक में अंतर हो है नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्लेटो कहता है कि चाहे अशिक्षित व्यक्ति हो या अराजनीतिक हो, ऐसा समूह हो, लेकिन जो राज्य के अंदर निवास करता है, तो ऐसी स्थिति में उसे नागरिकता, राज्य का नागरिकता स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके विपरीत अरस्तु कहता है कि अशिक्षित अराजनीतिक दास तथा श्रमिकों को नागरिकता के अधिकार से वंचित करता है। वो कहता है कि इनको नागरिक है वो नहीं बनाना चाहिए। प्लेटो के अनुसार प्लेटो कहता है कि एक अच्छा व्यक्ति ही अच्छा नागरिक है, जबकि अरस्तु इससे सहमत नहीं है। प्लेटो ने बताया कि एक राज्य में जो अच्छा व्यक्ति है वो अच्छा नागरिक भी साबित हो सकता है, लेकिन प्लेटो इससे सहमत नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार एक अच्छे व्यक्ति एवं नागरिक में समान गुण हो कोई जरूरी नहीं है। इस प्रकार से ये अपना ये जो अरस्तु है, प्लेटो का शिष्य है, अपने गुरु के विचारों से सहमत नहीं है। प्लेटो शासक वर्ग के लिए व्यवहारिक शासन योग्यता के स्थान पर ज्ञान पर बल देता है, लेकिन अरस्तु शासन में योग्यता पर, यानी कि यहाँ पर जो प्लेटो की बात करते हैं, प्लेटो है वो शासक वर्ग में ज्ञान की बात करता है, नॉलेज की बात। अपने आदर्श राज्य में वो कहता है कि जो इस प्रकार से शिक्षा के बारे में आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी योजना प्लेटो लेके आया था, प्राथमिक और उच्च शिक्षा, जो अलग अलग प्रकार से शिक्षा थी। तो इस प्रकार से वो कहता है कि शासक वर्ग है उसके पास में नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन यहाँ अरस्तु कहता है कि नॉलेज की जगह अरस्तु है, उसका जो शिष्य अरस्तु है वो कहता है कि योग्यता, ज्ञान की अपेक्षा व्यक्ति में काबिलियत हो, उसकी योग्यता हो, और योग्यता के अनुसार उसे नागरिकता प्रदान की जा सकती है। प्लेटो के अनुसार शासन व्यवस्था की योग्यता कुछ व्यक्तियों में ही संभव होती है, जबकि अरस्तु यहाँ इसको थोड़ा विस्तृत रूप देता है। प्लेटो कहा कि अगर आप योग्यता की बात करते हो तो समान शासन करने की जो योग्यता है सभी व्यक्तियों में नहीं पाई जाती हैं, लेकिन प्लेटो इस बात से सहमत नहीं है। ये तो थी अरस्तु और प्लेटो, गुरु और शिष्यों के बीच में एक नागरिकता को लेकर के जो भिन्नता थी, कि नागरिकता के बारे में किस प्रकार से विचार उन्होंने व्यक्त किया था। अब हम बात करते हैं कि अरस्तु के जो नागरिकता सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों की आलोचना किस आधार पर की जा सकती है। पहले तो इसकी जो आलोचना की जाती है कि अलोकतांत्रिक केवल अभिजात वर्ग के को इसमें शामिल किया गया है, कि आलोचक कहते हैं कि अरस्तु की जो नागरिकता के जो सिद्धांत हैं ये अलोकतांत्रिक है, यानी कि लोकतांत्रिक तरीका नहीं है इसमें, ये केवल अभिजात वर्ग इलिट कास्ट है उसको ही लिया गया है। दूसरी आलोचना ये कि समान स्वतंत्र और वयस्क मताधिकार का खंडन किया गया है, यानी अरस्तु ने जो आज लोकतांत्रिक तरीके से हम बात करते हैं, तो अरस्तु की जो नागरिकता का जो सिद्धांत है आज की परिपक्ष में बिल्कुल ही निराधार है, यानी उसका कोई आधार नहीं। क्योंकि लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र के लिए समानता, स्वतंत्रता और जो न्याय शब्द है ये उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और जहां पर समानता और स्वतंत्रता की बलि चढ़ाई जाती है तो वहां पर नागरिकता का स्थान नहीं रहता है। तो इसकी भी आलोचना की जा सकती है। भेदभावपूर्ण व्यवस्था, नागरिकता एवं अनागरिकता को बांटना, यानी कि आलोचक कहते हैं कि अरस्तु की जो नागरिकता का सिद्धांत है ये एक भेदभावपूर्ण है, क्योंकि ये नागरिक और नागरिक में भेद बताता है। अरस्तु नागरिकता के बारे में संकीर्ण दृष्टिकोण बताता है, क्योंकि सभी व्यक्ति न्यायिक एवं विधि निर्माण में भाग नहीं ले सकता है, ऐसा संभव नहीं है, इस प्रकार के बारे में बताता है। आगे कहता है कि अगर राजतंत्र एवं कुलीन तंत्र के व्यक्ति ही नागरिक होंगे
तो ये संख्या बहुत ही कम होगी। आलोचक कहते हैं कि अगर आप कुलीन वर्ग या राजतंत्र के लोगों को नागरिकों की श्रेणी में लोगे तो ये तो बहुत ही मुट्ठी भर लोग, बहुत ही कम लोग होंगे। अरस्तु ने नागरिकों के कर्तव्यों पर बल दिया है, अधिकारों की उपेक्षा की है। यानी कि आलोचक कहते हैं कि अरस्तु ने तो केवल राज्य के जो नागरिक हैं उनके कर्तव्यों के बारे में बल दिया है, जबकि अधिकारों की उसकी बहुत ही उपेक्षा की गई। इसके राज्य में कई वर्ग बन जाएंगे जो राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो सकते हैं। अगर इस टाइप में अगर अरस्तु ने लंबे यानी कि बहुत ज्यादा संख्या के लोगों को नागरिकता से वंचित रखा गया तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति विद्रोह कर सकते हैं जो राज्य में एक क्रांति का कारण भी बन सकता है। राज्य का उद्देश्य अधिकतम लोगों को लाभ पहुंचाना है, लेकिन यहाँ पर अरस्तु बहुत ही कम लोगों को ही नागरिकता का दर्जा लेकर के कम लोगों को ही लाभ पहुंचाता है। राज्य व्यक्तियों एवं समुदायों से मिलकर बनता है, अरस्तु केवल नागरिकों में ही भेद करता है। तो इस प्रकार से जो आलोचक हैं अरस्तु के नागरिकता सिद्धांत के ऊपर आलोचना करते हैं कि अरस्तु ने जो नागरिकता का सिद्धांत दिया है इस सिद्धांत से वे सहमत नहीं है। धन्यवाद।